हिंदी एकमात्र वो भाषा है पूरी दुनिया की जो अनपढ़ से शुरू होकर ज्ञानी बना देने तक का काम करती है। कि गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छुपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली है, वर्ती का बीच उजियाली है, लेकिन बत्ती जो नहीं जलाता है वो नहीं रोशनी पाता। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये जो जीवन है, कविताओं वाला, गीतों वाला, एंकर वाला, उद्घोषक वाला, ये कहाँ से शुरू हुआ? मैं जब 8वीं कक्षा में था तब भी मैं कुछ न कुछ लिखता रहता था। या छवि को रसखान बिलोकत वारिति काम कलानिधि कोटि, और काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। शब्द शक्ति में तुम्ही व्यंजना, तुम्ही रसों में हो श्रृंगार, प्रियवर अब तो तुम आ जाओ, मैं करता तुम्हारा इंतजार। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस है यानी 14 सितंबर, और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। आज हम मौजूद हैं दिनकर शर्मा के द डी टॉक शो में, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी हमारी राजभाषा विषय पर। हिंदी हमारी राजभाषा बहुत पहले ही हो गई थी और बहुत अच्छा सा विषय दिनकर जी ने आज दिया है। दिनकर जी को मैं हमको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और दिनकर जी, आपका नाम दिनकर जो आपके पेरेंट्स ने रखा है, मैं सबसे पहले तो उन पेरेंट्स को नमस्कार करता हूं कि जिन्होंने बहुत छांट के आपका नाम रखा है दिनकर। सूर्य का पर्यायवाची, सबको प्रकाश देने वाला, और चूंकि आप स्वयं भी एक शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका नाम सचमुच सार्थक है। और अगर सार्थकता की बात करें तो हम एक और दिनकर जी को याद करते हैं आज, रामधारी सिंह दिनकर जी, जो राष्ट्र कवि के रूप में इस पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे संसार में जाने जाते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर ने जो पुस्तकें लिखी, जो लेख लिखे, वो अद्वितीय हैं। उनकी अगर हम बात करें तो जैसे रश्मि रथी, उन्होंने एक बहुत अच्छी सी पुस्तक लिखी, कुरुक्षेत्र लिखा। तो रश्मि रथी पर हम बात करते हैं कि रश्मि रथी में उन्होंने कर्ण का चरित्र चित्रण किया है। कर्ण जो कि एक महारथी कर्ण थे, जो कि कुंती पुत्र कर्ण थे, जो सूत पुत्र कर्ण थे, वहाँ उन्होंने एक बहुत अच्छी सी बात कही कि जन्म की अवैधता किसी भी व्यक्ति के कर्म की वैधता को नष्ट नहीं कर सकती। यानी एक व्यक्ति के जन्म 2 बार होते हैं, एक ही जन्म में वो 2 बार जीता है। एक तो उस वंश के जिस वंश में वो पैदा हुआ है, और दूसरा उस चीज़ के लिए जिसका वो कर्म करता है। तो जब वो वंश के लिए जीता है तो लोग उसको कहते हैं कि ये इस वंश का बालक है या इस वंश का युवा है। लेकिन जब वो कर्म करता है तो अपने कर्मों से जाना जाता है। तो पहला जन्म जो उसका होता है एक ही जन्म में, वो होता है उसके वंश के लिए, उसके कुल के लिए, और दूसरा जन्म होता है स्वयं के लिए। अब स्वयं कितना कुछ कर पाता है। अब रश्मि रथी की अगर हम बात करें तो रश्मि रथी में उन्होंने बहुत सुंदर सी बात कही, स्वागत है, कि गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छुपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली है, वर्ती का बीच उजियाली है, लेकिन बत्ती जो नहीं जलाता है वो नहीं रोशनी पाता। बहुत सुंदर। तो रश्मि रथी में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है। तो यहाँ आप ये देखिए कि चाहे कितनी भी बात है, कितने भी गुण किसी में हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रयास ही नहीं करता, जो व्यक्ति अपने मेहनत नहीं करता, परिश्रम नहीं करना चाहता, बत्ती जो नहीं जलाता है वो नहीं रोशनी पाता है। तो रोशनी कहाँ से मिलेगी उसको जो बत्ती नहीं जलाएगा? कितना ही घी आपके पास है, कितनी ही माचिस आपके पास है, कितनी मोमबत्ती आपके पास है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने बत्ती नहीं जलाई तो प्रकाश में आप नहीं बैठ सकते, आप अंधकार में ही रहेंगे। तो आप अंधकार में ही रहेंगे अगर आप प्रकाश में नहीं बैठ सकते और मोमबत्ती और दीपक नहीं जलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनकर शर्मा द डी टॉक शो पर, और आज हम देख रहे हैं एक विशेष पॉडकास्ट, हमारी मातृभाषा हिंदी। बचपन से लेके बड़े होने तक और जीवन के अंतिम बिंदु तक ये हिंदी हमारे साथ रहती है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? पहला ये प्रश्न हमारे सामने है। 14 सितंबर 1949 को हमारे देश की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी, और पहली बार 1953 में पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस को हम आयोजित करते हैं पूरे देश में, और आज हमारे स्टूडियो में हिंदी दिवस को आयोजित करने के लिए हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने राजस्थान के हर मंच पर, बड़े से बड़े मंच पर अपनी आवाज़ के जादू से श्रोताओं को खुश किया है, प्रफुल्लित किया है। ऐसी ऐसी कविताएं और गीत उन्होंने सुनाए हैं जो सभी स्टूडेंट्स को, शिक्षकों को और सभी को सुनने में बड़ा आनंद आता है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे जयपुर की एक जानी मानी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व श्री राजेंद्र शर्मा हंस का।
जो एक शिक्षा अधिकारी भी रहे हैं, लेकिन आज हमारे सामने एंकर गुरु के रूप में, उद्घोषक गुरु के रूप में आज हमारे द डी टॉक शो पर बैठे हैं। सर नमस्कार, कैसे हो नमस्कार आप? नमस्कार। बहुत अच्छे हैं दिनकर जी, आपने आज यहाँ बुलाया और इस टॉक शो में वो भी आपने हिंदी की बात की तो बहुत अच्छा सा लग रहा है कि हिंदी को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। निश्चित रूप से वो सभी संस्थाएं, चाहे वो आपका स्टूडियो हो, चाहे और कोई संस्थाएं हों, वो सभी धन्य हैं और सचमुच वो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, जो कि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए टॉक शो आयोजित करते हैं या अपनी बात कहने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। क्योंकि हिंदी हमारी एक वो भाषा है कि अगर हम कहें कि हिंदी क्या है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदी हिंदुस्तान की शान है। एक सीधे से अर्थों में, सादे अर्थों में अगर हम ये कहें कि हिंदी हिंदुस्तान की शान है, मैं और आपसे कह सकता हूँ कि अगर हम इसको केवल भाषा कहते हैं तो ये हमारी और छोटापन है थोड़ा सा। ये केवल भाषा नहीं है, ये हमारे भावों की अभिव्यक्ति है, ये हमारी आत्मा की प्रगति है और ये हमारी चेतना का एक विस्तार कह सकते विस्तार है, हमारी चेतना का विस्तार है हिंदी। तो हिंदी अपने आप में एक प्रबल धरोहर है हमारी, एक इस तरह की धरोहर है कि जिसको हम जितना बढ़ाएंगे उतना ही मान हमारा बढ़ता चला जाएगा। उतना ही मान हमारा बढ़ता चला जाएगा। पूरे विश्व में हिंदी फिल्में देखी जाती हैं, बिल्कुल। हिंदी गीत सुने जाते हैं, हिंदी की कविताएं, हिंदी के बहुत सारे कवि विश्व में फेमस रहे, प्रसिद्ध रहे। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये जो जीवन है, कविताओं वाला, गीतों वाला, एंकर वाला, उद्घोषक वाला, ये कहाँ से शुरू हुआ और ये एक बड़े लेवल पे कैसे पहुँचा? ये आपने उस जगह पहुंच गए कि जहां मैं ये याद कर सकता हूं कि बहुत पहले जब हम गीतों को, कविताओं को सुनते थे तो सुनने का हमको बहुत शौक था बचपन से। मैं जब 8वीं कक्षा में था तब भी मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता था, छोटी छोटी। और जो स्कूल के जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे, उन स्कूल से प्रोग्राम्स में मैं भाग लेता था। तो जब भाग लेता था तो दूसरों की कभी कविताएं पढ़ता था कि हमने 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे कोई देशभक्ति का गीत सुना दिया, तो मुझको एक चेतना हुई कि हम दूसरों के लिखे गीतों को जब पढ़ते हैं तो वाहवाही होती है, तालियां बजती हैं। तो हमने सोचा कि जब खुद लिख देंगे तो हम भी तालियां बजाएंगे और दूसरे भी तालियां बजाएंगे। अभी तो लगता है कि हमने दूसरों की गीत को पढ़ा है, कविता को पढ़ा है, दूसरे लोग ताली बजा रहे हैं। क्योंकि आज हम आपकी आवाज़ को रेडियो पे, दूरदर्शन पे एक न्यूज़ एंकर के रूप में भी सुनते हैं, तो आप कंटिन्यू करिए अपनी बात। देखिए, रेडियो पे भी मैं आपको इसका थोड़ा बताता हूँ। अच्छा, मुझको भी वो चीज़ें आपने याद दिलवा रही हैं पूछ के कि रेडियो पे मैं कब पहुँचा, कैसे पहुँचा, दूरदर्शन पे कब पहुँचा, कैसे पहुँचा। ये बहुत अच्छी सी चीज़ है और मैं समझता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप उन सारे श्रोताओं को, लिसनर्स को, देखने वालों को ये बता पाएंगे, मैं भी ये बता पाऊँगा, क्योंकि तो बांटने से ही किसी चीज़ का विस्तार होता है। अगर हम बांटेंगे नहीं तो विस्तार नहीं होगा। तो आज की जो जनरेशन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको ये आगाह करें कि अगर आप रेडियो पे जाना चाहेंगे तो कैसे जाना चाहेंगे, दूरदर्शन पे आप बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलना चाहेंगे, किसी पॉडकास्ट में आप बैठकर बात करेंगे तो किस तरह से बात करेंगे, ये भी हम आएंगे। जो आपने बताया कि आपने स्कूल लाइफ से लिखना शुरू कर दिया, इसका आगे? स्कूल लाइफ से लिखना शुरू किया और छोटी छोटी कविताएँ उस वक्त हम लिखा करते थे। फिर उसके बाद में उन कविताओं को हम पेश किया करते थे, उनकी हमारी प्रशंसा होती रहती थी। और जब थोड़े से बड़े होने लगे तो दूसरे के गीत लगे, चूँकि किशोरावस्था में आदमी के जो आवेग हैं, बच्चों के आवेग हैं, वो भी आवेग भी बढ़ते हैं। वो कहीं उसको लगता है कि प्रेम गीत लिखूं, तो अब उस वक्त ये विधा आती है कि मैं देशभक्ति गीत लिखूं या प्रेम गीत लिखूं। तो मेरा तो फिर गीतों को भी समझने लगे। हालांकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा और मैंने बीएससी किया बायोलॉजी से, और मेरा इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन डॉक्टर में मेरे कुछ थोड़े से अंक कम रह गए थे तो डॉक्टर नहीं बन पाया। फिर नर्सिंग वगैरह में भी लगभग हमारा नंबर आ गया, लेकिन वहाँ पर भी नहीं गए। जाना कहीं और था। शायद नियति को मंजूर था कि हम शिक्षा विभाग के लिए काम करें, शिक्षा के लिए काम करें, और इधर की दिशा पकड़ ली। लेकिन मुझको ये बहुत अच्छा लगा। और मुझसे पहले मैं एक व्यक्ति का नाम और लेना चाहूँगा, दिनकर जी, आपसे। कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने आपको आप ये देखिए कि जब मैं बीएड कर रहा था तो मेरे एक प्रिंसिपल हुआ करते थे गुलाबपुरा बीएड कॉलेज में, गांधी टीटी कॉलेज नाम था उसका। वहाँ पर थे डॉक्टर उपेंद्र नाथ दीक्षित, बड़ा नाम था, हिस्ट्री के अच्छे राइटर थे, कई सारी किताबें लिखी उन्होंने। तो एक दिन अचानक वो जिस हॉस्टल में मैं रहता था, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, पता नहीं उनको कैसे पता चला, और वो मेरे हॉस्टल पर मुझसे मिलने आ गए। मैं अचानक मन कर, इतना बड़ा आदमी मेरे हॉस्टल पे आ गया, मैं तो पलंग पे सो रहा था।
उन्होंने आके पूछा कोई चिंता नहीं बेटा, बिल्कुल आप मसला तो बोला तुम्हारे से तो अगर तुम कॉलेज नहीं आते हो तो मेरे को तो बड़ा वो होता है, मुझको अच्छा नहीं लगा, 2 दिन से तुम दिखाई नहीं दे रहे थे तो मैं आ गया, क्योंकि वो भी मेरी गीत कविताएं वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह में भाग लेता था, तो वो मुझसे बड़े खुश रहते थे। और एक बार पता नहीं उन्होंने मुझसे पूछा भाई तुम्हारा क्या इच्छा है, तो मैंने उनसे सिंपल ये कह दिया कि मैं तो कोई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूँ। तो आप दिनकर जी, मेरे मुंह की बात मैं आज भी याद करता हूँ, उन्होंने कहा राजेंद्र अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो जब तो भले प्रशासनिक सेवा में कहीं चले जाना, आरएएस बन जाना, आईएएस बन जाना, लेकिन अगर तुम समाज का भला करना चाहते हो तो शिक्षक बनना, और शिक्षक में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, अधिकारी बनते हैं तो आप शिक्षा को कई तरह से बढ़ा सकते हैं, तो बहुत सारे लोग आपसे लाभान्वित होंगे। उनकी बात मेरे स्ट्राइक की, तो फिर मैंने सारी चीज़ें छोड़ के और एजुकेशन डिपार्टमेंट में आने की सोची, और मैंने शिक्षक से अपनी भूमिका शुरू करके और मैं जिला शिक्षा अधिकारी तक रहा। इसके बाद में आपको तो शायद ध्यान है कि मैं सेक्रेटरी जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का सेक्रेटरी भी रहा, मैं डीपीपी में एडीपीसी भी रहा, और भी बहुत सारे जगहों पे मैंने काम किया। और परिषद में भी आप हाँ, स्कूल शिक्षा परिषद में मैं डिप्टी डायरेक्टर रहा सीएसआर का, और कोरोना काल में भी सरकार के लिए सीएसआर मैंने बहुत सारा इकट्ठा किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है, बहुत अच्छा सा मैंने काम किया। तो ये सब चीज़ें देखिए आप दूसरों की प्रेरणा से, शिक्षा से जुड़ी है। शिक्षा से जुड़ी है। बहरहाल फिर जब किशोर हो गए, आपकी बात का मैं यहाँ जवाब दे रहा हूँ कि जब किशोर हो गए तो हमने विधा चुनी कि किस तरह की कविताएं लिखी जाएं। तो मैं प्रेम को शाश्वत मानता हूँ। मैंने कृष्ण और राधा के प्रेम को पढ़ा, मैंने मीराबाई को पढ़ा, मैंने सूरदास को पढ़ा, मैंने रसखान को पढ़ा। तो जब इनको पढ़ा तो मैंने सोचा कि प्रेम से बड़ी तो दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं। कुछ सुना सकते हैं आप? कुछ आपने पढ़ा कुछ जो पढ़ा वो देखिए, उन्होंने लिखा कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तेसी बनी सिर सुंदर चोटी। कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं, धूरी भरे अति शोभित श्यामजुत कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाद फिरे अंगना पग पैंजनी बाजती पीरी कचोटी, या छवि को रसखान बिलोकत वारिति काम कलानिधि कोटी, और काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो रसखान ने कितना सुंदर वर्णन एक बालक कृष्ण का किया। तो उसमें आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि काग के भाग कहा कहिए, उस कौवे का भी कितना बड़ा भाग्य है प्रेम कि कौवे के भाग देखिए आप कि वो हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। भगवान साक्षात परमात्मा के हाथों से माखन की रोटी को छीन के लेके चला गया। तो यहाँ जो प्रेम उमड़ता है, इसी तरह से मीराबाई ने कृष्ण के प्रति मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, सब कुछ है, राज परिवार से है, राज परिवार में है, लेकिन वहाँ पर उसको कृष्ण के बिना सब कुछ सूना लग रहा है। क्या है? प्रेम, पराकाष्ठा है प्रेम की। तो मैंने भी अपने कविताओं के में प्रेम को अपना एक आधार बनाया कि प्रेम पर मैं कविताएं लिखूंगा, और प्रेम पर फिर मैंने निश्चित रूप से प्रेम की ही कविताएं सुनी और उसमें लिखी, गढ़ी मैंने कविताएं, प्रेम की कविताएं गढ़ी। ये कॉलेज लाइफ रही आपकी? हाँ, ये कॉलेज लाइफ में। तो मैं तब तक तो प्रेम गीत लिखने लग गया था। कॉलेज लाइफ में आते आते तो मैं बीएससी करता करता प्रेम गीत लिखने लगा था। कुछ सुना सकते? मैं प्रेम गीत, आप देखिए एक प्रेम गीत मैंने लिखा था हमारे व्यूअर्स बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कल्पना भी की, और एक वो कल्पना करते करते जैसे हम अपने जो साथी लोग होते हैं उनमें से आपको कोई ना कोई बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उसमें लिखा कि तुम मेरे गीतों की लय हो, तुम मेरे गीतों की लय हो, मेरी कविताओं के छंद, मेरी नज़्मों की आयत हो, मेरी ही गज़लों के बंद, कि मेरे हृदय की धड़कन हो, प्राण वायु हो श्वसन क्रिया की, कि तुम ज्योति मेरे चक्षु की हृदय वाटिका की मकरंद, कि रक्त मेरी धमनी का तुम हो, और तुम ही सोच मेरी बुद्धि की, तुम ही क्रोध की विजय पताका हो, मन का तुम अंतर्द्वंद्व, कि माँ वाणी का रूप तुम ही हो। आप देखिए मैं कहाँ देख रहा हूँ उसको, कि माँ वाणी का रूप तुम ही हो, और तुम ही परिणति हो लक्ष्मी की, कि देव तुम ही हो मन मंदिर की, तुम ही स्वर्ग का हो आनंद, कि शब्द शक्ति में तुम ही व्यंजना, तुम ही रसों में हो श्रृंगार, प्रियवर अब तो तुम आ जाओ, मैं करता तुम्हारा इंतजार। तो इस तरह की कविताएं मैंने गढ़ी, और प्रेम को एक मैंने विराट रूप देने की कोशिश। बहुत सुंदर कविता, और इसमें एक्चुअली पुट आ रहा था पूरा हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण। अगर किसी को समझना हो तो बहुत सारे शब्द इस कविता में मुझे ऐसे मिले जो हिंदी ग्रामर, जैसे व्यंजना आपने शब्द का यूज़ किया, शब्द शक्ति में तुम ही व्यंजना, शब्द शक्ति में तुम ही व्यंजना। हाँ, तो व्यंजना शब्द शक्ति अपने आप में अपार है। और आप देखिए कि हम कहते कुछ है और अर्थ कुछ निकलता है। तो शब्द शक्ति में तुम ही व्यंजना, और तुम ही रसों में हो श्रृंगार। श्रृंगार रस सबसे बड़ा रस है। तो आपके मायने मेरे लिए क्या है, मेरे प्रेम
का जो तुम्हारे प्रति पराकाष्ठा है, मेरे प्रेम की जो तुम्हारे प्रति एक भाव हैं, उनको आप समझने का प्रयास कीजिए कि वो कितने अच्छे हैं। और माँ वाणी का रूप तुम ही हो, तुम ही परिणति हो लक्ष्मी की। मैं उस प्रेम में क्या-क्या देख रहा हूँ। मैं एक मातृत्व को भी देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर मातृत्व भी है। जी। माँ वाणी का मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए माँ भगवती हो, जिससे मुझको कुछ मिलता है, वो शिक्षा मिलती है, जिससे मुझको एक संज्ञान देती हो आप मुझको। और तुम ही मतलब लक्ष्मी का स्वरूप भी आप ही हैं। यानी आप से मुझको ये भी मिलता है कि मैं कुछ कमाऊँ, अर्न करूँ। तो कहीं न कहीं इन गीतों में हम बहुत सारी चीज़ें जो तलाशते हैं, जीवन की चीज़ें, वो हमको मिल जाती हैं। तो मैं समझता हूँ प्रेम एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और इस विषय पर लिखा जाना चाहिए, और न सिर्फ लिखा जाना चाहिए बल्कि लोगों तक पहुँचाना चाहिए। रेडियो और टीवी के जो एंकर्स थे, उनको एक हीरो का रोल दिया जाता था। बिल्कुल, जो आपने देखे भी होंगे, क्योंकि आप खुद दूरदर्शन में न्यूज़ रीडर हैं, समाचार वाचक हैं। हिंदी की जो एंकरिंग है या हिंदी के जो उद्घोषक हैं, उनको किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? ऐसी क्या-क्या वो पॉइंट्स हैं जिनको वो ध्यान रखकर अपनी जो उद्घोषणा, जो एंकरिंग है, जो कंपेयरिंग वो दूरदर्शन और रेडियो के लिए करते हैं, उसमें कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको, आप तो उद्घोषक हैं ही, लेकिन साथ में जो उद्घोषण आपको सुन रहे हैं, वो किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं? क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़, कठिनाइयाँ आप हिंदी की उद्घोषणा में पाते हैं? देखिए आपने ये सवाल बड़ा विराट किया है। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो कि मैं अपने बारे में आपको बताऊँ, और एक बात ये है कि मैं नए उन लोगों के लिए कोई बात कहूँ कि अगर आप आकाशवाणी पर जाना चाहते हैं तो आपको कितना धैर्य रखना होगा। खासकर दूरदर्शन हिंदी के जो उद्घोषक हैं उससे। हिंदी के उद्घोषक के रूप में, चूँकि मैं तो खुद भी हिंदी का उद्घोषक रेडियो पर रहा हूँ, आकस्मिक उद्घोषक, और अब तक मुझको बुलाया जाता रहा है, और अभी भी मेरी तरफ से ही थोड़ी-सी आप लाचारी मान लीजिए कि समय की लाचारी, जो मैं उद्घोषणा कार्य के लिए नहीं जा पाता। 1995 में मेरा सिलेक्शन हुआ। 95 में आकाशवाणी से मैं आकस्मिक उद्घोषक के रूप में सेलेक्ट हुआ, और निरंतर मैंने भी 2 वर्ष पहले तक, यानी अब मैं कहूँ कि 22-23 तक मैंने उद्घोषणा कार्य आकाशवाणी पर किया है। तो एक बहुत लंबा सफ़र, लगभग 28-30 साल का उद्घोषणा कार्य मेरे को वहाँ का अनुभव है। मैं आपको ज़रा-सी एक बात और बताना चाहूँगा कि जब हम बच्चे थे, तो रेडियो से मेरा लगाव 4th-5वीं क्लास में हो गया था। मैंने 5वीं 4थी क्लास से ही पढ़ना शुरू किया था। मैं कक्षा 3 तक मैंने पढ़ी नहीं। क्योंकि मैं एक सर इफ़ेक्ट इसका देखता हूँ, रेडियो की आवाज़ कुछ एंकर्स की हमारे कानों में जाती थी। जैसे वन ऑफ माय फेवरेट, मेरे एक प्रिय हैं, जो हमारी विविध भारती में आती है, कमल शर्मा, आपने सुना होगा नाम। वो आवाज़ बड़ी स्ट्राइक हाँ, करती है, तो आकर्षक आवाज़ है उस कमल जी की। कंटेक्स्ट में मैं पूछना चाह रहा था बिल्कुल, आपसे। बिल्कुल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार तो आकाशवाणी की सुंदरता की अगर हम बात करें, तो देखिए आकाशवाणी की सुंदरता तो सिर्फ़ आवाज़ से ही है। बहुत अच्छे-अच्छे लोगों के बारे में आपने सुना होगा, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जो बहुत फ़ेमस हैं, पूरा दुनिया उनको जानती है। लेकिन देवकीनंदन पांडे उस समय नहीं, के। लेकिन वो आकाशवाणी से सेलेक्ट नहीं हो पाए। अच्छा। आप देखिए नाम उनके बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर आप कहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आकाशवाणी पे सिलेक्शन उनका आवाज़ की वजह से नहीं हो पाया, आकाशवाणी उनकी आवाज़ को रिजेक्ट किया। अच्छा। बहुत अच्छी होने के बावजूद भी आकाशवाणी को अपने लायक नहीं लगी। तो एक तो सबसे पहले तो ये बड़े गौरव की बात है। अब तो ख़ैर आकाशवाणी और दूसरे भी जो चैनल्स हैं, एफ़एम वगैरह आ गए, इस वजह से बहुत सारे लोगों को बोलने का अवसर मिलने लग गया। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब आकाशवाणी पर बहुत सेलेक्ट लोगों को लिया जाता था, जिन कमांड था। साहब मैं आपको एक निवेदन करूँ, अगर उस वक़्त ये आवाज़ आ जाती थी ना, जैसे अगर हम बोलते हैं कि मीडियम वेव 203.25, 497.51 और शॉर्ट वेव 60 मीटर बैंड, यानी 1476, 603 और 4910 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैंने इसी बीच में ये कर दिया कि हम आकाशवाणी के, तो ये जो साँस आपका आ गया, वो आपका जो माइक है वो साँस को ले लेगा, तो वो आपको वो साँस सब जगह सुनाई देगी। तो उद्घोषक के लिए इस तरह की चीज़ें थी कि आपके साँस की आवश्यकता नहीं है लोगों को, आप बोलिए। आपका जो भाषाई सौंदर्य है, आपका जो अभिव्यक्ति का तरीका है, वो एक ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी अभिव्यक्ति, आपके शब्द, आपके वर्ण, आपकी उच्चारण इतने विशुद्ध होने चाहिए कि ऐसा लगना चाहिए लोगों को कि आकाशवाणी से आवाज़ आ रही है, क्योंकि उसका नाम ही आकाशवाणी है। आप देखिए हम पहले जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तो आकाशवाणी, फला को आकाशवाणी हुई, तो आप कल्पना कीजिए कि जब आकाशवाणी हुई तो आकाश से कितनी सुंदर आवाज़ आई होगी, कितनी कर्णप्रिय आवाज़ आई होगी। तो
कर्णप्रियता आकाशवाणी की एक सबसे पहली आवश्यकता है कि आप जो भी बोलें कर्णप्रिय बोलें। दूसरी चीज है कि आप जो भी बोलें सत्य बोलें, अनुमानों पर कुछ भी ना बोलें। आपको बिल्कुल जो बोलना है वही बोलना है जो ऑथेंटिक है, अगर ऑथेंटिसिटी नहीं है। दूसरी चीज़, अभी हमारे पॉडकास्ट है, हम शब्द बोल रहे हैं ऑथेंटिक, ऑथेंटिसिटी, अंग्रेजी की बात आ गई। हम हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों साहब? जब हिंदी के आप उद्घोषक हैं तो हिंदी के ही शब्द होने चाहिए आपके पास। तो आपकी वैधानिकता, आप कहिए कि वैधानिकता हमारी इतनी सशक्त होनी चाहिए कि हम जो भी बात कहें वो वैधानिक हो। नहीं, कहीं इसमें ये नहीं लगता आपको कि अब जो इस सोशल मीडिया के दौर में, बिकॉज हम ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिसको आप हिंदी में कई जगह कहा जाता है प्रसारणी, क्योंकि मेरी लैंग्वेज आपकी तरह एकदम एकदम संस्कृतनिष्ठ हिंदी की नहीं है, क्योंकि मेरे बॉर्न एंड ब्रॉटअप में या पढ़ाई लिखाई में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इफेक्ट दिखता है। आपको नहीं लगता कि ये जो शब्द है हमारी हिंदी इनको एब्जॉर्ब कर चुकी है? बहुत सही कहा आपने। मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ दिनकर जी, और बात आपके माध्यम से मैं हमारे सभी श्रोताओं को भी सुनाना चाहता हूँ। आप जिस चीज़ पे चर्चा कर रहे हो क्या है? हिंदी। और हिंदी शब्द कहाँ से आया? खुद हिंदी शब्द कहाँ से आया? फारसी से आया है। तो हिंदी तो अपने आप में फारसी से लिया गया शब्द है हिंदी। और हिंदी के उस वक्त सिंधु नदी के किनारे जो लोग बसे हुए थे, है ना, तो उस क्षेत्र को सिंधु कहा जाता था। सिंधु से बाद में कालांतर में वो हिंदू हो गया, और हिंदुओं की जो भाषा थी हिंदी हो गई। तो वहाँ पर ये भी नहीं है कि वर्ण व्यवस्थाएं, जो ऐसा नहीं है कि हम कोई पंथ की बात कर रहे हैं उस वक्त। अब तो हम पंथ की बात कर रहे थे, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, बौद्ध अलग, इनको कर दिया हमने। मैं बात आपसे इन सबकी नहीं कर रहा कि हिंदू की बात करूं, मुसलमान की बात करूं, सिख की बात करूं, ईसाई की बात करूं, बौद्ध की बात करूं, जैन की बात करूं, नहीं। सिंधु नदी के किनारे पर जो भी सब बसे हुए थे वो सारे के सारे सिंधु थे, और वो सारे के सारे हिंदू थे। भौगोलिक क्षेत्र की बात हो। तो हमारे उस वक्त इसमें कोई अंतर ही नहीं था कि हिंदू कौन है। अरे जो हिंदुस्तान में रहता है वो सब हिंदू हैं। हम क्यों बात करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये क्यों है? हिंदुस्तान का व्यक्ति, हर व्यक्ति हिंदू है। ये न सिर्फ उसको स्वयं को मानना चाहिए बल्कि सबको ये मानना चाहिए कि जो इस देश की सरजमी में रह रहा है, जो इस हिंदुस्तान की मिट्टी का अन्न खा रहा है, वो सब हिंदू हैं। वो दूसरा है ही नहीं। क्योंकि कालांतर में आप पिछले में जाके देखिए कि हमारी पैदाइश कहाँ से है, हम कहाँ से आए हैं। तो हिंदी तो अपने आप में एक फारसी के शब्द लेती है, अरबी के शब्द लेती है, और हिंदी शब्द ही अपने आप में फारसी का शब्द है, जिसको हमने, और उसको हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। और हिंदी का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो इसमें भारत भी महान बनेगा। कि हिंदी का ज्ञान, हिंदी के व्याकरण का ज्ञान एक हिंदी के उद्घोषक के लिए कितना जरूरी है? हिंदी के उद्घोषक के लिए हिंदी का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना दिन के लिए सूरज के प्रकाश की आवश्यकता है। अगर आप ये कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश होता है तो हम कहते हैं दिन होता है, हम उसको रात नहीं कहेंगे। अगर सूर्य चमक रहा है तो वो रात नहीं है, वो दिन है। तो हिंदी अगर नहीं है तो हिंदी का उद्घोषक हो ही नहीं सकता, फिर वो बोलेगा क्या? क्योंकि हिंदी, मान लिया कि हिंदी में बहुत सारे शब्दों को दूसरी भाषाओं को लेकर एडॉप्ट कर लिया गया है, उनको स्वीकार कर लिया गया है, स्वीकार्यता उनकी हो गई है, और वो शब्द भी लगभग हिंदी में समाहित हो गए हैं। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हम टेबल बोलते हैं, अब आजकल टेबल ही लिखने लग गए उसको। मेज शब्द उसके लिए उपयुक्त है, लेकिन मेज हम नहीं लिखते, हिंदी में भी नहीं लिखते, हम टेबल ही लिखते हैं। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो हिंदी ने अडॉप्ट कर ली है। और हिंदी तो अपने आप में समुद्र है, हिंदी सागर है। जैसे बहुत सारी नदियाँ आकर उस समुद्र में एक हो जाती हैं और फिर वो समुद्र कहलाती है। उनकी आप ये देखिए अपना सर्वस्व खो देती हैं, लेकिन सागर अपना सर्वस्व नहीं खोता। वो कभी भी इतराता नहीं है कि इतनी सारी नदियाँ मुझ में आके मिलती है, गहनता है उसमें। तो हिंदी वो गहन सागर है जिसमें बहुत सारी भाषाएं आकर मिल जाती हैं। संस्कृत से उत्पन्न हुई, प्राकृत हुई, पाली हुई, अपभ्रंश हुई, बहुत सारी चीज़ों से गुजरी, लेकिन उसके रूप निखरता चला गया, उसका रूपवान हिंदी होती चली गई। इसका अर्थ ये है कि अगर हमारे अंदर एडेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता ज़्यादा है तो हमारा रूप और अच्छा निखर के आता है। आप देखिए ये तो हर जगह लागू होता है। एक संत को क्यों संत हैं सबको, आपने कभी किसी संत को, किन्हीं संतों को आपने गुस्सा होते देखा होगा, लेकिन जो वास्तविक संत हैं, अब हम अलग अलग कह देते हैं ये क्रांतिकारी संत है, ये वो है, लेकिन जहाँ धैर्य है, जहाँ सचमुच संतों की बात है, जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब का अंत हो जाता है,
तो इन सब का अंत और शुरू होता है संत। बहुत सुंदर परिभाषा आपने संत की। तो संत की परिभाषा तो यही है कि जहाँ शांति है, जहाँ एक आनंद है, वही संत हैं। तो संत कभी कड़वी बात करते ही नहीं है। आपकी मीठी बात को अगर उसको लाना है, मीठेपन पे लाना है, तो आपके उस कड़वेपन से पृथक आपको वो मीठे का स्वाद करवाएगा कि देखो इसको चख के देखो। अब फिर आपको लगता है कि उससे ये ज़्यादा चीज़ अच्छी है, तो आप इस पे आइए। और कहीं ना कहीं आप उदाहरण देखो कि राजा भानु प्रताप था, वो राजा भानु प्रताप किस तरह से बदल गया और संत हो गया। तो ये तो एक चीज़ है कि आप किसी को अगर अज्ञान से ज्ञान में ला रहे हैं। और हिंदी तो अपने आप में देखो हिंदी है। हिंदी जो है कहाँ से शुरू होती है? हिंदी में ऐसे हम शुरू करते हैं, ए आई और कह ना गे, तो ऐसे शुरू होती है, यानी अंधकार से शुरू होती है। अच्छा। और गे ज्ञानी, यानी जब तक अंधकार में अनपढ़ व्यक्ति, अंधकार से शुरू होती है, अनपढ़ से शुरू होती है, आ से शुरू होती है, आ से, और वो जाके कहाँ गे पे अटक जाती है, गे पे रुकती है। यानी हिंदी एकमात्र वो भाषा है पूरी दुनिया की जो अनपढ़ से शुरू होकर ज्ञानी बना देने तक का काम करती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। बाकी दूसरी भाषाओं में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कहीं जी मिलेगा, कहीं और कहीं कुछ मिल जाएगा, बीच में कहीं मिल जाएगा। लेकिन हिंदी आपको ये देती है कि क्रमिकता जीवन का नाम है, और क्रमिकता अगर नहीं है जीवन में तो कुछ भी नहीं है। क्रमिकता अनुशासन सिखाती है दिनकर जी। इसलिए हिंदी तो हमारी क्रमिक है, हर चीज़ नियम से चलती है। हिंदी का कोई अंत नहीं है। हिंदी का आज भी हम कितनी भी हिंदी पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदी तो सागर है। आप जैसे सागर में से एक बार रत्न निकाल लाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि तो रत्न तो मिले, अब तो इसमें रत्न है ही नहीं। आप ढूंढिए, आपको रत्न ही रत्न मिलेंगे। हिंदी के साथ साथ, केवल हिंदी के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी हमको इसलिए कि चूँकि हम उद्घोषक हैं और हमको उन दूसरे लोगों को हिंदी पे लाना है, तो हमको उनकी भाषा भी बोलनी पड़ेगी कि जो दूसरे लोग हैं जो पूरी तरह से हिंदी नहीं समझते, तो उनको हमको बोलने के लिए हमारे पास दूसरी चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए, दूसरी भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम जयपुर अजमेर से बोल रहे हैं आकाशवाणी पर, तो हमको ढूंढानी भी आनी चाहिए, हमको मारवाड़ी भी आनी चाहिए हल्की फुल्की, हमको संस्कृत भी आनी चाहिए, हमको अंग्रेजी भी आनी चाहिए। क्योंकि जब हमारा ब्रॉडकास्ट रेडियो पर कोई सुनता है तो उस ब्रॉडकास्ट में विविध प्रकार के लोग होते हैं, और वो सारे के सारे लोग होते हैं, तो वो कई सारे शब्दों को नहीं जानते, कई हमको ढूंढान में बोलना पड़ता है। जैसे पधारो सा, अब पधारो सा ठीक है, आजकल अडोप्ट हो गया, हिंदी में पधारो सा बोल दो भले ही, लेकिन पधारो सा मतलब आइए आपका वेलकम, और आइए आपका वेलकम है, दिस इज वेलकम। वेलकम शब्द स्वागत के लिए है, हम कहते हैं आइए आपका स्वागत है। तो फिर हमको वेलकम भी बोल सकते हैं, बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए, अतिरिक्त ज्ञान भी हमको होना चाहिए कि हम हिंदी के उद्घोषक के रूप में हमको बहुत सारे ज्ञानों को साथ लेके चलना। लेकिन अंततोगत्वा हम ये कह सकते हैं कि हम हिंदी के माध्यम से ही दूसरी भाषाओं को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर हिंदी नहीं है तो किसी भी एक भाषा का, कोई भी एक लैंग्वेज का या एक बोली का कोई महत्व नहीं है। हिंदी सबको साथ लेकर चलती है। जैसे बड़ा वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष में टहनियाँ भी हैं, पत्ते भी है, कोई फूल भी है, कोई, तो सबको एक साथ कब लेगा जब पूरा वृक्ष हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सबको साथ लेकर चलती है। तो हिंदी सबको साथ लेके चलती है, और आप मुझे और हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों को साथ लेकर चलिए। हम सबकी डिमांड, सबकी अभिलाषा यही है कि एक कविता सुना दीजिए। देखो कविताएं भी हैं, मैं गीत भी लिखता हूँ। अभी कविता, अभी तो मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। मैंने गीत लिखा, उसके बाद में कविता भी मैंने अभी कल परसों भी लिखी है, और मैं लिखता रहता हूँ, वो गीत टाइप भी लिखता रहता हूँ। देखिए एक मैंने आपको बताया कि प्रेम मेरा विषय है जिस पे मैं लिखता हूँ। तो मैंने लिखा कि लग रही फीकी छटा मधुमास की है तनु प्रिया, फागुनी बैयार भी ज्यों ज्येष्ठ की दोपहर सी। कि लग रही फीकी छटा मधुमास की है तनु प्रिया, फागुनी बैयार भी ज्यों ज्येष्ठ की दोपहर सी। कि पूर्णिमा की चांदनी अब हो चली है रस रहित, लौट आओ प्राण का आधार बन है तनु प्रिया, लौट आओ। नायक नायिका के विरह में एक गीत लिख रहा है, वो कहीं चली गई है, तो उसको उसके बिना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको फागुन की जो छटा है वो भी फीकी लग रही है, और
फागुनी बయ్యాर भी जो जेष्ठ की फागुन की हवा जो सबको अच्छी लगती है, वो जेष्ठ की दोपहर की हवा से लू लग रही है उसको कि तुम्हारे बिना ये फागुन की जो हवा है वो भी मेरे को लू लग रही है, मजा नहीं आ रहा। और पूर्णिमा की चांदनी अब हो चली है रस रहित, पूर्णिमा की चांदनी में रस मिलता है, शांति होती है। शांति होती है, बड़ा अच्छा सा आनंददायक होती है। जब पूर्णिमा में हम चांद की तरफ देखते हैं, आपने देखा शरद पूर्णिमा में खीर को रखते हैं, खीर में कहते हैं अमृत वर्षा होती है, तो चांदनी हमेशा अमृत वर्षा करती है, लेकिन मुझको वो पूर्णिमा की चांदनी रस रहित लग रही है, उसमें कोई मेरे को आनंद नहीं आ रहा। क्यों? क्यों तुम नहीं हो, इसलिए लौट आओ। प्रेम देखिए आप कि ये सारी चीज़ें जो प्राकृतिक सौंदर्य देती है, आनंद देती है, ये तुम्हारे बिना मुझको फीकी लग रही है, इसलिए तुम जहाँ भी हो लौट आओ, और तुम्हारे लौट आने पे सारी चीज़ें मेरे को वो लगने लगेगी जो ये है, इसलिए आप पहले आ जाइए। व्यूअर्स की, दर्शकों की यही डिमांड रहती है कि कोई भी हमारे जो गेस्ट आते हैं उनकी जो खास बात है वो हम प्रोजेक्ट करें, वो हम दिखाएं। आप शिफ्ट हुए उसके बाद रेडियो से दूरदर्शन पे, टीवी पर। तो रेडियो से, जो रेडियो का यात्रा, मैं शुरू में जब मैं रेडियो सुनता था तो मुझको ये लगता था कि मैं भी रेडियो पे बोलूँ। अब रेडियो पे बोलूँ तो एक बार क्या हुआ, बहुत मैं छोटा सा था, पढ़ता था कॉलेज वगैरह में, तो मैं रविंद्र मंच पर एक प्रोग्राम देखने चला गया, सुनने चला गया, देखने चला गया। तो वहाँ जो उद्घोषक थी उनकी आवाज़ इतनी सुरीली अच्छी लग रही थी कि मैं वो देख कम रहा था, वहाँ प्ले जो हो रहा था, वहाँ जो खेल दिखाया जा रहा था वो तो मैं कम देख पा रहा था, उस आवाज़ को सुनने की चेष्टा कर रहा था। और जैसे ही वो कार्यक्रम समाप्त हुआ, मैं सीधा मंच पे जाके मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा प्रणाम दीदी, मुझसे बड़ी थी उम्र में। मैंने बोला हाँ भी बोलो। मैंने कहा ये अभी उद्घोषणा कार्य आप ही कर रही थी? बोला हाँ मैं कर रही थी। तो मैंने कहा आप रेडियो पे भी बोलती हैं? बोला हाँ मैं रेडियो पे बोलती हूँ। तो मैंने उनके पैर छू लिए, और क्योंकि हमारी परंपरा हमको सिखाया जाता है कि अगर कोई योग्य है तो उसके मैंने उनके पैर छूते ही उन्होंने नहीं 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 मेरे पैर मत छुए। मैंने कहा मैं तो, आप तो मेरी गुरु हो गई, मेरे को तो, अब मैं सुनी आपको रहा था, अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर आप रेडियो पे जाती हो तो मैं रेडियो पे कैसे जाऊँ? उन्होंने कहा तुम आकाशवाणी पर चल जाओ, और तुम तो युवा हो, युवा के लिए युवाणी कार्यक्रम होता है, युवाणी कार्यक्रम में वहाँ पर आपको अधिकारी मिलेंगे। उन्होंने नाम बता दिया। मैंने कहा ठीक है। अब मैं वहाँ पहुँचूँ कैसे? उस ज़माने में तो हमारे पास में साइकिल भी नहीं थी, मतलब ले ली थी उस समय, लेकिन साइकिल थी मान लो। तो अब आकाशवाणी झिझक थी जाने में, कौन आकाशवाणी जाए, आकाशवाणी का तो नाम सुनते ही यूँ लगता था पता नहीं कौन सा बड़ा संस्थान है, कैसा है। खैर एक दिन हुआ क्या कि मैं नहीं गया, 6-8 महीने गुजर गए। वो एक दिन वहाँ चौड़े रास्ते में ही वो मेरे को वापस वो दीदी दिखाई दी, वही वाली दीदी। तो मैं फिर भाग के, मैंने दीदी प्रणाम, और मैंने उनके वापस पैर छू लिए। तो बोला अरे भाई तुम, मैंने कहा पहचान लिया क्या दीदी? अब रविंद्र मंच पे मिले थे, मैंने आपसे आकाशवाणी के लिए पूछा था। अरे मैंने पहचान लिया, तुम गए कि नहीं, क्या हुआ तुम्हारा? मैंने कहा दीदी मैं तो नहीं गया, नहीं जा पाया, मुझको झिझक होती है, आप जाओ तो मैं जा सकता हूँ, मेरे को मेरा परिचय आपको करवाना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं परसों आकाशवाणी 12 बजे जाऊँगी और आप 12 बजे आ जाओ। अब आप देखिए दिनकर जी, एक दिन पहले से ही हमने तैयारी कर ली कि आकाशवाणी जाना है, और साइकिल वाइकिल को अच्छी तरह पहुंच के, और हम बिल्कुल अच्छे से जो ड्रेस थी वो पहन ली, और पहन के साइकिल से हम चल दिए, और साइकिल से वहाँ पहुँच के एक साइड में साइकिल को रख दी। 12 बजे से भी पहले पहुँच गए। वो दीदी का इंतज़ार किया, लेकिन दीदी 1 बजे तक नहीं आई, और इंतज़ार किया 1:30 बजे तक नहीं आई। अब मैंने कहा जब आकाशवाणी आ ही गए तो मिल लो युवाणी कार्यक्रम में। तो युवाणी कार्यक्रम में मैं अंदर चला गया, युवाणी का पूछ के, तो वहाँ जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं वो बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी मैं आकाशवाणी पर युवाणी कार्यक्रम में कुछ बोलना चाहता हूँ। बोला क्या बोलना चाहते हो? तो मैंने अपनी विधाएँ बताई, मैं वाद विवाद भी करता हूँ, मैं चर्चा सारी चीज़ें कविताएँ लिखता हूँ, गीत लिखता हूँ। तो मेरी मूल विधा तो गीत लिखना था, कविताएँ लिखना था, मैंने बताया उनको। तो उनका ठीक है तुम लिखवा जाओ अपना नाम वगैरह साथ। तो उन्होंने मेरा नाम सारा लिख लिया और मेरी विधाएँ लिख ली। इन विधाओं पे करीब महीने भर बाद में मेरे पास एक चिट्ठी आई आकाशवाणी से, पहली चिट्ठी, और उस चिट्ठी में लिखा कि आपको अभिव्यक्ति कहानी लेकर आपको मूल रूप लिख के लाना है, और मौलिक रूप से वो आपकी इसका एक सर्टिफिकेट देना है। अब मैंने कभी कहानियाँ लिखी नहीं थी, तो मैंने कहा यार कहानियाँ तो कभी लिखी नहीं है, अब क्या करूँ, ये तो लेटर तो कहानी का आ गया। फिर मैंने कहा नहीं आकाशवाणी पर मुझको एक अवसर मिला है तो इसको बोलना नहीं। मैंने कहानी गढ़ी, और कहानी भी मैं कह रहा हूँ कहानी गढ़ी नहीं जाती, कहानी आपके इर्द गिर्द होती है, आपका विजन होना चाहिए कहानी गढ़ने के। कहानी शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या है कहानी? कही हुई कोई चीज़ कही हुई। तो कहानी जो थी, तो क्या हुआ कि हमारे जहाँ हम रहते थे वहाँ सिटी में, शहर में,
वहाँ पर एक पति पत्नी कभी इस बात पे झगड़ते थे कि उनकी आज बाई नहीं आई काम करने के लिए, और बाई नहीं आई तो अगर बाई 2 दिन 3 दिन नहीं आई तो न तो उनके बर्तन मजते थे, न उनके बिस्तर उठते थे, और वो कुछ भी नहीं, क्योंकि दोनों ही सर्विस करते थे। ये भी एक कहानी हो गई। तो मैंने उसी पे लिखा, और उस पे लिख के मैंने लिखा कि भाई आपकी जो मेड होती है वो कितनी तो डिमांड करती है, आपसे क्या क्या मांग करती है, आप मेरे को ये दे दीजिए, मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, मैं छुट्टी लूँगी, मैं इतनी तारीख को नहीं आऊँगी, और जिस दिन नहीं आए उसी दिन अव्यवस्थाएं। तो मैंने उस कहानी में ये लिखा कि भाई अगर घर का नौकर, मेरी पहली कहानी लिखी मैंने घर का नौकर, और घर का नौकर में मैंने ये लिखा कि अगर पति पत्नी दोनों सर्विस में हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ अगर घर के कामों को बांट के किए जाएं तो घर के काम सरकारी नौकरी में बाधा नहीं होते। ये मैंने उसका एक सारांश लिखा, तो वो कहानी सराही गई। फिर मेरे को 2-4 कहानियों के लिए और बुलाया गया, फिर मैंने और भी कहानियाँ लिखी। फिर इसी बीच में चर्चा परिचर्चा में मेरे को बुलाया जाने लगा, इस तरह के जो, अब इसको तो अपन पॉडकास्ट बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर उस समय उसको चर्चा कहते थे, परिचर्चा कहते थे। तो हम उसमें बैठते थे, तो मैं संचालन करता था उसका, वो भी अच्छे गए। फिर इसी बीच में सब लोगों से वहाँ जानकारी होगी, किसी ने कहा यार आपने उद्घोषक की जगह निकली, फार्म भरा कि नहीं भरा, क्यों जानकारी होगी लोगों से जाते जाते। तो मैंने कहा नहीं भरा, बोला भर दो, लास्ट डेट आज ही है। तो मैंने कहा उसमें क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, आपकी 10वीं की और ग्रेजुएशन की अंक तालिका लगा दो, लगा दी, हमने भर दिया, हमारे पास आ गया, हमको एक कागज़ दिया गया कि ये आपका वॉइस टेस्ट होना है, और हमने वॉइस टेस्ट दिया, हम पास हो गए। तो उद्घोषण कार्य के लिए हमको बुला दिया गया। सुनते, रोज़ रेडियो सुनते थे। अब उसमें कार्यक्रम रूपरेखा बोली जाती है, तो कार्यक्रम रूपरेखा कैसे बोली जाती है, किन किन कार्यक्रमों को महत्ता देते हैं। तो पहले जो नेशनल राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उनको लिखते हैं कि हमारे दिल्ली से प्रसारण होगा, फिर ये होगा वो होगा। फिर अपन लोकल जो अच्छे कार्यक्रम है, हवा महल कार्यक्रम वगैरह वगैरह जो भी हैं, उसको हमको बोलना पड़ता था। तो इस तरह से हम एक अच्छे उद्घोषक के रूप में स्थापित हो गए, और वो उद्घोषक की यात्रा तब तक चलती रही जब तक अपन ने अपनी तरफ से जाना कम नहीं कर दिया। पहले महीने में 6-7 बार बुलाया जाता था, फिर वर्षों तक 6-7 बार बुलाया जाता रहा, चूँकि सर्विस लग गई थी। 6-7 बार से ज़्यादा तो वो बुलाते नहीं, इसलिए कोई डिमांड कर ले, कोई मांग कर ले कि हमको परमानेंट नौकरी दो। खैर, लेकिन एक आनंद था उस ज़माने का, तो हमने बहुत सारा उद्घोषणा कार्य किया। फिर कोई बहुत सारा इंटरव्यू लिए, कई सारे मंचों का संचालन करना सीख लिया, परिचर्चाओं का संचालन, चर्चा वर्चा कर ली, तो उस तरह से प्रतिष्ठित हम। फिर FM शुरू हुआ आकाशवाणी पे, FM रेडियो पिंक सिटी। तो हमको इस बात का गर्व है कि FM रेडियो पिंक सिटी के प्रारंभिक उद्घोषकों में से हम भी शामिल हैं। 4-5 लोग थे, जिसमें से एक मैं भी था। और हम उन आकाशवाणी के हमारे जो कुछ साथी थे, वरिष्ठ साथी जो परमानेंट थे, वहाँ पर स्थायी रूप से थे, उनके आशीर्वाद को भी नहीं भूलेंगे। उन्होंने हमको बहुत संबल दिया और हमको उन्होंने सिखाया। हमारे गुरुजी थे राजेश्वर शर्मा जी, वरिष्ठ उद्घोषक थे। सुरेंद्र शर्मा जी, इकराम राजस्थानी जी का इकराम राजस्थानी जी का भी बड़ा योगदान था, बिल्कुल नाम था। रेशमा जी वहाँ पे, रेशमा जी हमारी पहली वो ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव थी उस समय। उन्होंने युवाणी कार्यक्रम को देखती थी वो, तो यूँ कह सकता हूँ मैं कि उनके समय से ही हमको आकाशवाणी पे एक जाने का अवसर मिला था, और वो आज तक भी बरकरार है। अब भी कभी कभी आकाशवाणी चले जाया करते हैं। ये तो हुआ आकाशवाणी का सफ़र। अब दूरदर्शन की आपने बात की, तो जब आकाशवाणी पे हम थोड़े आगे बढ़ गए तो हमको लगा कि दूरदर्शन पे भी जाना चाहिए। और उस वक्त केवल दूरदर्शन ही देखा जाता था, चाहे महाभारत का प्रसारण हो, चाहे रामायण का प्रसारण हो। इतनी लोकप्रियता थी DD दूरदर्शन की कि सड़कें सूनी हो जाया करती थी रामायण और महाभारत के प्रसारण के समय। तो वहाँ से जो उद्घोषक वगैरह बोलते थे बड़ा मधुर, तो हमको लगता था यार हम भी कभी बोलें। और समाचार जब लेकर आते थे लोग, वो आइकॉन्स होते थे, समाज आइकॉन्स होते थे, हम उनको ध्यान से देखते थे। तो मन में हुआ अगर हम भी समाचार वाचक बने। एक बार दूरदर्शन पे चौपाल वगैरह में जाना शुरू किया, जाते जाते वहाँ वैकेंसी निकली, हमने भी अपना जो टेस्ट दिया उसमें हम पास आउट हो गए। पास आउट में भी ये है कि हमारा दूसरा तीसरा स्थान ही आया। 8-10 लेने थे और वो हमको ड्यूटियाँ मिलने शुरू हो गई वहाँ पर। समाचार जो मैं आज तक भी पढ़ रहा हूँ, समाचार बिल्कुल, मतलब वहाँ से मैं रेगुलर हूँ, मतलब तब से 2000 से लेके यात्रा मेरी समाचारों की दूरदर्शन पे आज भी चल रही है। आपकी 2 पैरेलल यात्राएं चली, समानांतर यात्राएं। हाँ। एक तो ये रेडियो दूरदर्शन वाली, हाँ। और एक ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी, शिक्षा ग्रुप। हाँ। दोनों इसमें भी मैं बड़ी ट्रेनिंग वगैरह दी, मैंने नेशनल लेवल पे ट्रेनिंग दी, स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग दी, राज्य स्तर पर ट्रेनिंग दी। वही एक छोटा सा छुपा हुआ बात, रेल की पटरियाँ चल रही थी समानांतर। मैं आपको लगभग 15 वर्षों से सुन रहा हूँ, जब से मैं सर्विस में आया तब तक, क्योंकि पहले जैसे मेरी माता जी हैं वो भी अच्छी एंकर रही हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स का उन्होंने संचालन किया है। उसके बाद हम यहाँ पर आए तो हमें सबसे पहले आप दिखे, क्योंकि हम तो छोटे थे,
आपके बड़े बड़े मंचों पे मैंने आपको संचालन करते हुए शिक्षक दिवस के कार्यक्रम और भी काफ़ी सारे कार्यक्रम में चुपचाप कोने में बैठ के हम, जैसे आप उन दीदी को सुनते थे हम आपको सुनते थे, अपने बड़े भाई को सुनते थे। मैं सब ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? रेडियो और दूरदर्शन का नहीं, बिरला ऑडिटोरियम, रविंद्र मंच या इस तरह के कार्यक्रम, ऐसा कौन सा प्रोग्राम रहा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया और सबसे ज़्यादा सराहना मिली? देखिए, यूँ तो बहुत सारे कार्यक्रम मैंने किए, मंच संचालन किया। यहाँ तक कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने बड़ी-बड़ी विभूतियों के राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय एपीजे अब्दुल कलाम साहब का मंच संचालन किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का मैंने लाइव मंच संचालन किया, सजीव मंच का संचालन किया। प्रधानमंत्री थे उस समय, प्रधानमंत्री का किया था। बहुत सारी तो क्वायरीज आ जाती है उससे पहले कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या हैं, क्योंकि बहुत सुरक्षा का मैटर होता है, तो वो किया। एक बहुत अच्छा सा एक प्रोग्राम 15 अगस्त 2016 का है, जब दूरदर्शन की तरफ से अभी वर्तमान प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से बात की थी। तो दूरदर्शन की तरफ से एंकर मैं था और मुझको सम जैसलमेर में सम भेजा गया था। वहाँ पर हमने उन लोगों की प्रधानमंत्री जी से बात करवाई। तो मैं बीच में जो मीडिएटर एंकर होता है, जो प्राइम मिनिस्टर से बात एक जनसाधारण की करवाता है, तो मुझको उसमें बड़ा अच्छा लगा कि आज कितनी अच्छी बात है कि मेरा सौभाग्य है कि देश के सर्वोच्च व्यक्ति से देश के निम्नतम व्यक्ति की मैं बात करवा रहा हूँ। तो उसका मीडिएटर होना अपने आप को इसलिए भी मेरे को अच्छा लगा कि आप देखिए कि मैं उस गरीब की बात वहाँ तक पहुँचाने का एक माध्यम बन रहा हूँ, है ना। और वहाँ से जो सरकारी योजनाओं की यूँ कह लीजिए कृपा बरस रही है इन लोगों के लिए, जो इनको ये जानते भी नहीं बेचारे, उनको मैं समझा पा रहा हूँ कि आपके लिए सरकार ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रखी हैं, आप इनका लाभ लीजिए। तो वो अच्छा लगा ही लगा। बाकी अगर मैं आपको यहाँ के अपने राजस्थान के प्रोग्राम्स की बात करूँ, तो शिक्षक दिवस के और भामाशाह सम्मान समारोह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, कई वर्षों से हमने 15, 16, 17, 18 साल तक, यूँ मान लो 20 साल तक उसको लगातार हमने संचालन किया। तो उसमें जब उन शिक्षकों के बारे में बोलते हैं जिन्होंने वास्तव में बहुत अच्छे काम किए, तो ये एक गौरव की अनुभूति होती है और आत्मा इतनी भाव विवल हो जाता हूँ मैं कि यार कितने बढ़िया बढ़िया काम हमारे टीचर शिक्षक कर रहे हैं। हमारे शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भामाशाह कितना कुछ दे रहे हैं, करोड़ों रुपया एजुकेशन के लिए दे रहे हैं, शिक्षा के लिए दे रहे हैं। केवल शिक्षा उनके गांव में बढ़ जाए, शिक्षा का प्रसार हो जाए, हैं। तो आप देखिए कि वो जब लोग आके हिंदी बोलते हैं उस मंच पर, जब भामाशाह में से कोई भी कभी कई बार मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ, और जब हिंदी में अपनी बात कहे, रह रहे हैं वो बाहर, रह रहे हैं कलकत्ता, रह रहे हैं दुबई, रह रहे हैं ब्रिटेन, लेकिन जब यहाँ पर भामाशाह सम्मान समारोह किया जा रहा है, तो यहाँ जब आके वो राजस्थानी और यहाँ पर जब आकर वो हिंदी बोल रहे हैं, तो मुझे इस गौरव की अनुभूति हो रही है कि मैं यहाँ पर भी एक माध्यम हूँ कि मैं एक हिंदी भाषी विदेशी व्यक्ति से मैं अपनी बात कहलवा पा रहा हूँ या उसके साथ में मैं जुड़ रहा हूँ। तो मुझको जब हिंदी में वो बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार हिंदी हमारी देखिए कितनी विराट भाषा है, कि सचमुच ये केवल जो हम 14 सितंबर को मनाते ये नहीं, हिंदी तो हिंदी है, इसका एक दिन जरूर निर्धारित कर दिया गया है दिनकर जी, लेकिन हिंदी तो सर्वकालिक भाषा है, रोजाना की भाषा है, हर पल की भाषा है, हर क्षण की भाषा है, हर एक्टिविटी की भाषा है, किसी भी क्रिया की भाषा है। तो अगर ये नहीं होना हिंदी, तो जो लोगों में आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, आपसी करुणा, दया, प्रेम, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे मौलिक गुण होने चाहिए, बहुत सारे विलुप्त हो जाए। हिंदी वो चीज़ है जो इन सारे मानवीय गुणों को एक साथ लेकर इंसानियत की रक्षा करती है, मानवता को बढ़ावा देने का काम करती है। कभी ऐसा हुआ कि आपके एंकरिंग, आपकी उद्घोषक वाले गुण को देखते हुए किसी प्रोग्राम का आप संचालन कर रहे हैं, एक बहुत बड़े व्यक्तित्व से आपको शाबाशी मिली, ऐसा हुआ है कभी? अगर राजस्थान की बात पे आ जाऊँ, सबसे पहले एक बार आपको शायद ध्यान होगा, अशोक गहलोत साहब ने तो बहुत सारी बार कार्यक्रम के बाद में आके और मेरी पीठ थपथपाई, क्योंकि उनके मैंने बहुत सारे हर प्रोग्राम में वो आते थे, तो मुख्यमंत्री रहे हमारे, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने बहुत कई बार मेरी पीठ थपथपाई। एक बार की मैं आपको दो इंसिडेंट याद दिलवाना चाहता हूँ, दो आपको उन जगहों पर ले जाना चाहता हूँ। एक बार शासन बदला, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री बनी, वहाँ पर 26 जनवरी का कार्यक्रम पहला आया जो कि एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, तो उसका संचालन भी उसमें मेरे को एक तरह से एंकरिंग भी करनी थी इस SMS स्टेडियम में, और
अधिकारी होने के नाते उसका पूरा आयोजन जो बच्चों की तरफ से होना है वो भी मुझको ही करना था। अब वहाँ क्या क्या होता है, कैसा क्या होता है, एक बार मुख्यमंत्री महोदया ने, आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने बुला लिया कि भाई तो हमारे जो एसीएस हुआ करते थे एस अग्रवाल साहब, उन्होंने कहा भाई कौन बताएगा। तो उस वक्त अपने डिप्टी डायरेक्टर साहब हुआ करते थे कमलेश जी, और कमलेश जी से कहा तो वो तो नए नए आए थे। उन्होंने कहा सर कि मैं साथ में एक और व्यक्ति को ले लूँ। तो उन्होंने ये सोचा कि यार मुख्यमंत्री के सामने दो लोग जाएंगे तो अच्छा नहीं, अलग दो तरह की बात बोल जाएंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उन्होंने कहा आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं या राजेंद्र हंस ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा सर मैं तो अभी नया आया हूँ, तो आप ऐसा करिए राजेंद्र हंस जी हमारे इस पूरे कार्यक्रम को संभालते हैं, तो मैडम से इनको मिलवा दीजिए। वसुंधरा जी के पास में मैं चला गया, तो वो आ गई। मैं सारी अपने चीज़ें लेके गया कि किस तरह से उनको दिखाना है, स्लाइड्स दिखानी है, किस तरह से उनको दिखाना, पूरा प्रेजेंटेशन लेके गया। उन्होंने वो प्रेजेंटेशन आई और उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई वो अंग्रेज़ी बोलती हैं, तो उन्होंने कहा भाई दिस इज़ वीक प्रोग्राम। प्रोग्राम इज़ नॉट वीक, यार जो इसकी जो स्लाइड बनी है, जो इसका ये अब रिकॉर्ड किया गया है, हमने रिकॉर्डिंग की, ये थोड़ी सी इसकी क्वालिटी ठीक नहीं, तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। बोला भाई नहीं, इससे अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए। मैंने कहा आप बिल्कुल विश्वस्त रहिए, इससे अच्छा कार्यक्रम होगा। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि ये आपकी गारंटी है? मैंने कहा हाँ मेरी गारंटी है। मुख्यमंत्री से बोल दिया। वो कार्यक्रम हमने बहुत बेहतरीन किया, और वो कार्यक्रम जब समाप्त हुआ तो हम सब लोग वहीं थे। तो उस वक्त के जो अपने एसीएस वगैरह थे, कुंजीलाल जी मीना थे, और अपने जो जीएडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे, वो सब मेरे को जानते थे। मैं उनसे बातें कर रहा था वहीं। तो किसी ने मेरे से आके कहा कि आपको एसीएस साहब याद कर रहे हैं। तो मैंने सोचा अरे उनसे भी मिल लेंगे थोड़ी देर में, अपने ये भी तो एसीएस हैं जिनसे बात करें, मिल लेते हैं। कि ये नहीं कहा, किसी ने कहा आप सीएम याद कर रही हैं। फिर वो खड़ी रही बाहर एसएमएस के दरवाजे के सामने। फिर मेरे को जीएडी के जो मीणा साहब थे, एसीएस साहब खुद स्वयं, उन्होंने फ़ोन किया, अरे राजेंद्र जी कहाँ हो आप, हंस जी। मैंने कहा सर मैं 21 नंबर के सामने। अरे बोला 20 नंबर के सामने नीचे मैडम आपको याद करिए, मुख्यमंत्री मैडम। तो मैंने कहा सर मैं आया। तो उन्होंने बता तो दिया ही था, हम वहीं खड़े थे, ऊपर खड़े थे नीचे उतर के गाड़ी के पास। जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने कहा मैडम सादर प्रणाम। अरे भाई राजेंद्र हंस यू वेल डन। और उन्होंने मेरे को नज़दीक लेके, मैंने उनके पैर छुए भाई, और एक तसल्ली ली। उन्होंने कहा यू वेल डन, आपने जैसा कहा वैसा करके दिखाया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कितने लोग जिन्होंने करीब 20-25 दिन पहले, एक महीने पहले मेरे से ये कहा कि कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए, तो उनको वो बात याद रही कि इस व्यक्ति ने गारंटी दी है, और इस व्यक्ति ने गारंटी दी तो उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मेरे कंधे को ठोका। मुझको बड़ा अच्छा लगा कि यार चीफ मिनिस्टर ऐसे भी होते हैं कि जो इस तरह का कहते हैं। तो ऐसे और भी चीफ मिनिस्टर्स जिनसे मैं मिला, और हमारे शिक्षा मंत्री महोदय बहुत सारे जिनसे मैं मिला, उन्होंने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की और मेरे को संबल प्रदान किया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो मैं उन सब लोगों का एक तरह से उपकार मानता हूँ कि मेरे जीवन में, कि उन आगे बढ़ने का जो मेरे को अवसर मिला, उन बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मेरे जीवन के पीछे है। आपने एक हिंदी के शिक्षक के रूप में अपना सर्विस शुरू की। उस समय आप हिंदी पढ़ाते भी थे, लोगों को पढ़ाते हुए देखते थे, और बाद में जब आप स्कूलों में विजिट करने जाते थे, विद्यालयों में विजिट करने जाते थे, आपके समय में जो हिंदी पढ़ाने का तरीका था या हिंदी के प्रति जो आकर्षण था, आज हिंदी पढ़ाने के तरीके और हिंदी के प्रति जो भाव है शिक्षकों का, उसमें क्या अंतर पाते हैं? दो चीज़ें हैं दिनकर जी। आपने टेस्ट मैच देखा है? जी, टेस्ट मैच। और आपने T20 भी देखा? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो T20 का क्रेज जो है वो भले बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर खेल की आप बात करते हैं तो कोई भी विशेषज्ञ ये कहेगा कि टेस्ट मैच अगर किसी ने बहुत अच्छा खेल लिया तो वो सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो आप शॉर्ट में अगर मैं कहूँ, संक्षिप्त में मैं आपसे बात कहूँ हिंदी के अध्ययन के लिए, तो हिंदी के अध्ययन के लिए सबसे संक्षिप्त बात यह है कि हिंदी का जो पहले पढ़ाए जाने का तरीका था टेस्ट मैच था, और आज का जो तरीका हो गया वो T20 हो गया। क्योंकि लोग झटपट ही ज्ञान चाहते हैं, तुरंत ज्ञान चाहते हैं, और ज्ञान इतना असीमित है कि तुरंत ज्ञान आप कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च आयु बहुविघ्नता च यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसर यथा क्षीर में मुदद्यात्। आप देखिए अनंत शास्त्र हैं, शास्त्र आप किस किस का अध्ययन करोगे? मैं आप ही से पूछता हूँ कि क्या आपने किसी भी वेद का पूरा अध्ययन किया है? आप नहीं कह दोगे आप। मैं कई लोगों से पूछता हूँ तो कई लोग कहते हैं वेद देखे ही नहीं है लोगों ने, पढ़ना तो दूर की बात देखे ही नहीं है। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या, विद्याएं बहुत सारी हैं, क्रोशे की कला,
काटने की कला, बुनने की कला, जलेबी बनाने की मिठाइयाँ बनाने की 100 तरह की मिठाइयाँ होती है। हर कला में कोई माहिर नहीं होता। अनंत शास्त्रम बहुल, तो आदमी सीखेगा क्या? तो हमारे ये क्या सीख लालसा आदमी की रहती है, ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, और मेहनत किसी चीज़ के लिए करता नहीं है। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या, और अल्पश्च आयु, आयु बहुत कम है आदमी की। आप देखिए कि आजकल तो उम्र और भी बढ़ गई है। पहले 20 से 25 साल में नौकरी मिल जाती थी, अब 30-30, 35-35 साल तक उम्र में नौकरी करना चाहते हैं लोग, और कहते हैं मैं तो गवर्नमेंट सर्विस ही करूँ, नहीं तो न करूँ तो न करूँ। अब तो प्राइवेट, हालांकि अब तो क्रेज बदला है, थोड़ा सा लोगों की मानसिकता बदली है, प्राइवेट स्टार्टअप्स सेक्टर आए हैं, कुछ इनोवेशन वाला जो निजी क्षेत्र में अब जाने लग गए हैं लोग, और बल्कि राजकीय सेवाओं को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मेरे परिवार में भी ऐसा हुआ है कि मेरा बेटा खुद भी राजकीय सर्विस छोड़ के, नौकरी छोड़ के बाहर चला गया है। खैर वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च आयु, और बहुविघ्नता जो, उस पर भी बाधाएं अनेक है। कभी कोई मर गया, कभी किसी की शादी है, कभी कुछ हो गया, कभी बुखार आ गया, कभी कोरोना आ गया, कुछ आ गया, तो आदमी फिर वो क्या करे ऐसी स्थिति में? तो फिर ज्ञान हमसे ये कहता है, विद्या हमसे ये कहती है कि यत् सारभूतम तदुपासनीयम, जो सारभूत है उसकी उपासना कीजिए। किस तरह से? हंसर यथा क्षीर मिंबू दद्यात, जैसे हंस को आप क्षीरम अंबु, क्षीर दूध, अंबु पानी मिला के दे दीजिए एक कटोरे में, वो उस कटोरे में से केवल दूध को ग्रहण करेगा, पानी पानी छोड़ देगा। तो अगर आपने ये चीज़ सीख ली, और ये चीज़ तब है जब आप गहनता में जाएंगे। ये आप आज के हिंदी के शिक्षकों से कह रहे हैं? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि आप सारगर्भित, अपनी भाषा पे सारगर्भित चीज़ें लीजिए, और जो बच्चे को सिखाना है वो सिखाइए, और उसको जल्दबाजी मत कीजिए सिखाने की। आप जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका सलेबस है, उस सलेबस को पूरी तरह से पढ़िए। हमारे बहुत सारे शिक्षक बंधु ऐसे हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो मेरे को सुन रहे हैं तो अपनी अंतरात्मा में झांकें। वो शिक्षक, चाहे वो शिक्षक प्राथमिक विद्यालय का हो, माध्यमिक विद्यालय का हो, या उच्च कॉलेज का हो, या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, मैंने बहुत सारे लोगों को केवल समय को गुजारते हुए देखा है, टाइम पास करते हुए देखा है, क्योंकि वो तैयारी के साथ ही नहीं जाते हैं तो छोटा मोटा कुछ 10 मिनट पढ़ाते हैं और बाकी चुटकुले सुनाते हैं। और बच्चों को वो इस बिंदु पर ले आते हैं कि चुटकुले सुनना तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को हंसाते रहते हैं। बच्चों को क्या चाहिए, क्योंकि उनको भी लेकिन जो सिंसियर, बहुत अच्छे गंभीर बच्चे होते हैं, उनको बड़ा बुरा लगता है। नहीं, हिंदी की गंभीरता भी प्रभावित होती है इससे, बहुत गंभीरता प्रभावित होती है, हिंदी भाषा की गंभीरता प्रभावित होती है इससे। सभी शिक्षकों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे रिश्ते बनाइए विद्यार्थियों से। बहुत अच्छे रिश्ते तब बनेंगे जब आप विषय में पारंगत होंगे, जब विषय का अध्यापन करवाएंगे, जब बच्चों को विषय की अच्छी शिक्षा देंगे, उनको नैतिकता की शिक्षा देंगे, उनको मौलिकता की शिक्षा देंगे, उनको संस्कृति सिखाएंगे, उनको परंपराएं सिखाएंगे। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं सिखा पाएंगे तो आप अच्छे शिक्षक कभी हो ही नहीं सकते। और हिंदी के संदर्भों में तो अगर आप में कहते हैं ना, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खाद्य न जीवमान है, अयम भाग्यम परमम पशु नाम। उन लोगों के लिए कहा कि जो साहित्य संगीत और कला जिनमें नहीं है, वो साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, बिना सींग और पूंछ का जानवर है वो। अगर आप ये 3 चीज़ नहीं है तो साहित्य भी अलग चीज़ है, सिखाइए बच्चों, संगीत भी है सिखाइए, और कला भी अलग है, कलाएं बहुत सारी सिखाइए। अगर ये चीज़ें नहीं सिखा पाएंगे तो आप शिक्षक हो ही नहीं सकते। और ये सिखाएंगे कब? जब आप खुद जानेंगे, और आप खुद जानेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। कहते हैं ना, उन्होंने लिखा रश्मि रथी में, उन्होंने लिखा कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मैं दिनकर की बात कर रहा हूँ, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, रामधारी सिंह दिनकर की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी है कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और वो ये भी कहते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। कोई विघ्न बाधा है ही नहीं जिसको मनुष्य नहीं हटा सकता। तो आप साहब देखिए कि कब की बात कर रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर साहब ने कब ये चीज़ें लिख दी। उन्होंने परिश्रम को समझा, राष्ट्र कवि थे हमारे। आप देखिए कि मैं कह रहा हूँ उनके पद चिन्हों पे उनकी 10 कविताओं को सुन लो आप, उन पे आप आरूढ़ हो जाइए। वो सांसद भी रहे तो संसद में भी उनका भाषण बिल्कुल बड़ा गंभीरता से पूर्ण, और सब सुनते थे। पहले साहब संसद में चाहे पृथक विचारधाराओं के लोग हैं, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे के लोगों में आक्षेप नहीं लगाते थे, कभी किसी की बहुत बुराई नहीं करते थे, उनको ध्यान से सुनते थे। जिसको संसदीय भाषा नाम दे दिया गया, जिसको संसदीय भाषा नाम, संसदीय भाषा से आप
का केवल मैं क्या इसलिए विरोधी हो सकता हूं कि आपने मेरे स्वीकारोक्ति की बात नहीं की तो क्या आप गलत हो गए? नहीं, आप गलत नहीं है। मेरे को आपकी भाषा में, आपके वाक्यांश में सच्चाई तलाशनी होगी, और ये सच्चाई मैं तब तलाश पाऊंगा जब मैं खुद कहीं ज्ञान लेकर चलूंगा। अगर मेरे पास ज्ञान नहीं है तो जब मेरे पास ही ज्ञान नहीं है तो मैं आपकी बात की सत्यता को कहाँ से पुष्टि करूंगा? तो आपकी बात को पुष्टि करने के लिए मेरे को पहले ज्ञान चाहिए, इसलिए मुझको पहले मेरे अध्ययन की आवश्यकता है, न कि आपकी बात में को बुराई ढूंढने की। आज सोशल मीडिया में रील्स का ज़माना है, शॉर्ट वीडियोस का ज़माना है। रील्स को स्क्रॉल करते हुए आपको युवा दिखाई देते होंगे। कविताएं भी सुनते हैं तो वो बस 15 सेकंड की। आपको लगता नहीं है कि आज के श्रोताओं में हिंदी कविताएं, हिंदी कहानी, हिंदी से संबंधित बातें सुनने का सोशल मीडिया की वजह से, इस मोबाइल की वजह से धैर्य कम हो गया है? क्योंकि आपने वो ज़माना भी देखा है जब रात रात भर कवि सम्मेलन चलते थे, हिंदी की कविताएं सुनाई जाती थी। देखिए, सोशल मीडिया की बात आप करें तो मैं आपको एक हल्का सा टर्न करूंगा ऊपर की तरफ। आप देखिए कि अभी नेपाल की क्या स्थिति हो गई। सोशल मीडिया को बैन करने से जो जैन जेड श्रेणी के लोग, जिसको 1997 से हम कहते हैं कि हाँ जैन जेड आ गया, ये जैन जेड आ गया, जैन जी अलग हो गया, जैन जेड अलग आ गया। तो जैन जेड को का जो ग्रुप को ले लिया, यानी 97 से लेकर 2012 तक के जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको जैन जेड के नाम से जाना जाता है। और आप देखिए कि वहाँ उन्होंने उनकी परंपराएं, उनकी संस्कृति को ये मानते हुए कि यार ये जो सोशल मीडिया है ये हमारी इन चीज़ों को खराब कर रहा है, और उन्होंने उसको बैन कर दिया। बैन कर दिया तो युवाओं का आक्रोश इस तरह का फूटा कि उन्होंने पूरी सत्ता को पलट दिया, उन्होंने आग लगा दी। भाई ठीक है, विरोध करिए, लेकिन विरोध का स्तर आपका क्या होना चाहिए? यानी विरोध आपने इस स्तर का कर दिया कि आपने राष्ट्रपति भवन भी जला दिया, आपने किसी इंसानों को भी आग लगा दी, और अपने एक सामाजिक अराजकता का माहौल, सामाजिक अराजकता का माहौल इस तरह का बना दिया। आपको क्या ये सारे चीज़ें करते वक्त ये नहीं आया कि ये मेरे देश की चीज़ें हैं, ये मेरे देश की संपत्ति है जिसको मैं बर्बाद कर रहा हूँ? तो हम पहले तो ये संस्कार सीखें, विरोध जरूर करें, लेकिन विरोध का एक तरीका हम स्वीकार करें कि इस स्तर का विरोध करना चाहिए। और सुनने का जो धैर्य है, आप देखिए पहले रात रात, मैं खुद इसका गवाह हूँ, मैं इसका खुद गवाह हूँ, रात रात कवि सम्मेलन हमने सुने हैं, और मैंने तो कई मंचों पर खुद भी कविता पाठ किया है। तो हम रात के 3-3 बजे तक, तो फिर एक श्रोताओं का एक दल जो थोड़ा सा सेकंड, जिसको हम कहते हैं द्वितीय श्रेणी का, वो लगभग 12:30-1 बजे चले जाते थे, और उसके बाद में 1/3 यानी 1/3 श्रोता ऐसे रह जाते थे जो मांगते थे कि साहब और सुनाइए और सुनाइए। और वो कवि सम्मेलन 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक, 3:30-4 बजे तक चलता था, और मैं उसमें खुद रहा हुआ हूँ, मैंने खुद सुना हुआ है। तो जब तक धैर्य आपका है, तो आपको धैर्यवान अगर है, तो वही मैंने आपको बताया, यहाँ भी वही चीज़ लागू होती है कि टेस्ट मैच अगर है, टेस्ट मैच की तरह आपके पास पेशेंस है, धैर्य है, तो आपको आनंद आएगा। और अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप आजकल देखिए कि एक कवि आता है, वो अपनी कविता सुना के मंच पे से गायब हो जाता है, यानी उसके हिस्से की 3 कविताएं उसने सुनाई, क्योंकि सारा का सारा व्यावसायीकरण हो गया, उसको इतना रकम लेनी है, वो आया, और उसके बाद मेरे को थोड़ा जल्दी जाना, मेरी गाड़ी निकल जाएगी, और 3 या 4 कविताएं उसने सुनाई और वो चल दिया, वहाँ से चल दिया, मंच सूना हो गया उसके बिना। अब अगर श्रोता उससे कोई दूसरी कविता सुनना चाहे तो नहीं सुनाते। चुटकुले, कई लोग तो आज भी चुटकुले सुनाने चलते हैं, उनकी चुटकुलाई उनकी कविता है। मैं समझता मीम्स हो गए, मीम्स सुना रहे हैं, वन-लाइनर सुना रहे हैं। मतलब वहाँ ना तो कोई भाषा का सम्मान है, ना कोई भाषा है, केवल तुकबंदियाँ हो रही हैं, और तुकबंदियों के नाम पर अब कहाँ पर हैं ऐसे जो रामधारी सिंह दिनकर, आप देखिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, आप ये देखिए हरिवंश राय बच्चन कितने अच्छे एक कवि थे। जब वो सुनाते थे हरिवंश राय बच्चन कि मैं सखी सुराही का साथी सहचर मधुबाला का ललाम, अपने मानस की मस्ती में उफनाया करता 8 याम, कि कल काल क्रूर के गालों में जाना होगा, इस कारण ही कुछ और बढ़ा दी है मैंने अपने जीवन की धूमधाम, कि मेरी इन उल्टी बातों पर संसार खड़ा करता विस्मय, मिट्टी का तन मस्ती का मन, पल भर जीवन मेरा परिचय। तो ऐसे लोग जो ये गढ़ गए, ये रचनाएं कर गए, तो इनको सुनने की कहाँ लोगों को फुर्सत है, क्योंकि उनको तो बहुत सारा चाहिए। काल यही रचना है कि मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा ही मेरा शत्रु बन गया है। कल छिड़ी होगी खत्म कल प्रेम की मेरी कहानी, और कौन हूं मैं जो रहेगी विश्व में मेरी निशानी,
कौन हूँ मैं, जो रहेगी विश्व में मेरी निशानी। तो इस तरह की कालजी रचना के लिए धैर्य चाहिए सुनने के लिए, एक जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं ना क्यूरियोसिटी, कि अब क्या पता वहाँ आ जाएं, क्योंकि पहले भी सुन चुके होते हैं। कभी पेट नहीं भरता था लोगों का सुनने से, लंबी लंबी कविताएं होती थी, पर वो सुनना चाहते थे। और अब कि तुम तो कोई चुटकुला सुना दो जिससे मेरा मन मोहित हो जाए, और उस चुटकुला सुन के मैं भी चला जाऊंगा और तुम भी चले जाना, वीडियो बना लूँगा। बस लोगों की मानसिकता, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है सोशल मीडिया की। जो आप बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे लोगों की प्रचार प्रसार तो भली कर दिया होगा इन्होंने, लेकिन जो मूल उसकी आत्मा है, कविता की आत्मा है, गीत की आत्मा है, उस गीत की आत्मा को चोट पहुँचाई है। सर, बहुत सारे कवियों के आपने नाम लिए, और हिंदी पढ़ने में, हिंदी कविता पढ़ने में जो धैर्य की जो ज़रूरत है वो आपने बताई। उद्घोषक को भी बहुत धैर्य रखना पड़ता है, खासकर जब वो एक प्लेटफॉर्म पर, टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे हो, जैसे रेडियो ब्रॉडकास्ट है या टीवी ब्रॉडकास्ट है या इस तरह के पॉडकास्ट पे हैं। अंत में मैं चाहूँगा कि जैसे शुरुआत आपने एक शानदार कविता से की, सुनने को हम बहुत कुछ सुनना चाहते हैं आपसे, लेकिन समय की जो मर्यादा है वो ये कह रही है कि राजेंद्र शर्मा हंस अपने सुरीले गले से एक गीत या कविता सुनाकर इस पॉडकास्ट को समाप्त करें। चलता रहा वक्त का पहिया मानव मन को छल छल कर, कभी रुका रुक कर दौड़ा, रूपक बदला पग पग पर, कि भाव्य शून्यता ने पथ रोका, निर्दयता ने दौड़ाया, पर जो स्थिर प्रज्ञ बना वो नहीं जटिल से घबराया, कि स्थिर मन को कोई शक्ति अटल मार्ग से न भटकाती, किंतु भ्रष्ट सामाजिकता बस उसके हृदय को भरमाती, किंतु राम बुद्ध महावीर बन जो भी धीरज धरता है, सचमुच ऐसा मानव ही जीवन अमृत फल चखता है। तो आपको अगर राम बनना है, महावीर बनना है और बुद्ध बनना है, तो आपको धीरज रखना पड़ेगा। धीरज से ही आपका काम चलेगा। अगर धीरज नहीं रखेंगे आप, तो न आप राम बन सकते, न रहीम बन सकते, और न ही बुद्ध बन सकते। आखिरी में मैं अक्सर कह भी देता हूँ लोगों से, और यहाँ भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं सभी मेरे प्रिय श्रोताओं से, जो कि सचमुच आप निष्काम कर्म में विश्वास करते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्म का संकल्प लेकर हम चलें, भावना का अर्क लेकर हम चलें, कि लक्ष्य जीवन का सरल हो जाएगा, साधना को साथ लेकर हम चलें। तो साधना को साथ लेकर हम चलें। आज कविताओं की मीठी बारिश, कहानियों का इतिहास और एंकरिंग और उद्घोषणा की बात आज हमने की राजेंद्र शर्मा हंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने समय निकाला, और आज हिंदी दिवस पर एक बहुत ही ठंडे छींटे कविताओं के, कहानियों की बातें आपने आज हमसे करी। तो दोस्तों, ये था डी-टॉक शो पावर्ड बाय कुदरत स्टूडियो, और आज हिंदी दिवस पर ये इंटेलेक्चुअल, एक बहुत ही बौद्धिक पॉडकास्ट आपने सुना। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल बौद्धिक पॉडकास्ट के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हिंदी दिवस का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, अपने जो कमेंट्स हैं, आपकी जो बातें हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगले पॉडकास्ट में फिर आपसे किसी पर्सनैलिटी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे ट्यून्ड ऑन द डी-टॉक शो।